लास्ट वीक में हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। इस वजह से अभी भी ख़राब है लेकिन थोड़ी सी आराम है। इस वजह से आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए इच्छा हो रही कि मैं 11वां चैप्टर एक ख़त्म कर दूं। थोड़ी सी आवाज़ स्लो हो सकती है, कोशिश करता हूं जितना आवाज़ जा सके। देखिए आज का टॉपिक जो हमारा है, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर, पहले तो ये बता दूं, ये हमारी वही पुरानी किताब है क्लास 6 मैथमेटिक्स एक ही बोर्ड की। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने चैप्टर 10 के दक्षता अभ्यास को सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम अगला चैप्टर है समीकरण एक चर में। तो 11वां चैप्टर जो है समीकरण, तो समीकरण से रिलेटेड हमने एक और चैप्टर पढ़ा हुआ था जो है 6वां चैप्टर है आपका। हाँ, ये थोड़ा सा सिमिलर 5वां चैप्टर है और 6वां चैप्टर है जिसे हम बीजीय व्यंजक में हमने पढ़ा हुआ था। बीजीय व्यंजक में देखिए हमने कुछ चीज़ें पढ़ा हुआ था, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, सजातीय विजातीय पद। इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा फिर से एक बार अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे कि ये समीकरण को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चैप्टर 5 और 6, मेनली 6 ही है। अगर आप 6 भी देख लेते हैं तो भी बहुत है, अगर 5 भी देख लेंगे तो और ज़्यादा होगा। कैलकुलेशन है उसमें, कैसे हम लिखते हैं, गुणा भाग कैसे होता है, जोड़ घटाना कैसे होता है, वो 5वें चैप्टर में है। और बीजीय व्यंजकों के साथ कैसे करना है वो चैप्टर 6 है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ आज देखते हैं समीकरण एक चर में समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी किताब है, ये क्लास 6 की मैथमेटिक्स की बुक है, चैप्टर नंबर 212, सॉरी चैप्टर नहीं, पेज नंबर 212 है और एडिशन है 2019-20 की बुक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें कुछ 5 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक मैंने यहाँ किया हुआ है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवाज़ मेरी आपको जा रही होगी क्योंकि मैं माइक के पास नहीं हूँ। ठीक है, तो देखिए गणित, सबसे पहले तो यहाँ मुझे ये देखना है गणितीय कथन होता क्या है। जो कथन हम बोलते हैं वो है क्या। रेखीय समीकरण क्या होता है एक चर में। अभी देखिए ये जो अभी हम 11 चैप्टर पढ़ेंगे वो समीकरण पढ़ रहे हैं एक चर में। अब अगले क्लास में जाएंगे कक्षा 7 में 8 में, तो वहाँ पर 2 चर 3 चर बहुपद में, तो ये आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये चर और अचर ये क्या है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये सब चीज़ें। देखिए जो चर अचर हैं ये सब, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ चैप्टर 5 और 6 पढ़ने के लिए। ठीक है, उसमें ये सब बेसिक चीज़ें पूरी तरह से मैंने एक एक करके सब कुछ समझाया हुआ है क्या होता है। और मैं यहाँ भी उसको एक बार रिवाइंड कर दूंगा जो हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, जो भी टर्म आएंगे, तो देखिए सबसे पहला होता है गणितीय कथन पढ़ेंगे, फिर रेखीय समीकरण को हम देखते हैं, फिर समीकरण को हल करने की कौन सी विधि अपनानी है। ठीक है, तो ये विधि मैंने यहाँ नीचे भी लिख रखा हुआ है। पंचांतर विधि होती है, एक विलोपन विधि होती है। ठीक है, और कुछ दैनिक जीवन पर हमारे जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम सिर्फ थ्योरी क्लास करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके चैप्टर 11A को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद 11B के थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर 11B को। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, आई थिंक 3 क्लास में तो हमारा हो जाना चाहिए। उम्मीद करूँगा जल्द से जल्द चैप्टर ख़त्म हो जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर आता है वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित ही इसमें यही चैप्टर सबसे ज़्यादा बड़ा है। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो बाकी सब तो एक हफ्ते में हो जाएगा, क्योंकि वाणिज्य गणित बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब एक एक करके यहाँ पर देखते हैं, आपकी किताब को भी समझाते हैं हम कि आपकी किताब में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए किताब में आपको लिखा हुआ है, अब किताब अगर आपके पास है तो आप खोल लीजिए। ये एक लाइव सेशन की क्लास की तरह है। ठीक है, एक ऐसा मान के चलिए आप किसी ट्यूशन इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं और आप पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक एक करके पूरी स्टेप्स बता रहा हूँ, जो कि हमारा ये पहले से ही मोटिव था, स्टेप बाय स्टेप एकदम पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक मैंने खत्म किया है किताब। बीच बीच में परेशानियों की वजह से थोड़े से वीडियोज़ हमारे रुक जाते थे, तो आपसे बस यही है, आप ध्यान से पढ़िए। अगर आप गार्जियन हैं तो बच्चों को जरूर दिखाइए, कुछ न कुछ तो लाभ तो मिलेगा ही इससे। अब देखिए भूमिका देखते हैं इसमें क्या है। भूमिका में चाहिए इसमें इसने ये बताया क्या है कि जो हम लास्ट चैप्टर में समान पद क्या होता है, असमान पद क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम
यहाँ कुछ टर्म आ रहे हैं, मैं उन टर्मों को क्लियर करता चलूँ। पहले सबसे पहले देखिए चर, एक आता है चर, दूसरा है अचर। ठीक है, चर का मतलब होता है जिसका मान बदल सके। ठीक है, चर का मतलब जिसका मान बदल सके। अगर इसको अगर व्यवहारिक भाषाओं में अगर आपको समझना है तो चर का मतलब समझिए घास की तरह है, जिसको चरते जाते हैं उगता रहता है, चरते जाते हैं उगता जाता है। ये अचर है, ऐसी चीज़ें हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर है, बस मतलब समझने के लिए, ताकि आपको याद रहे। चर का मतलब होता है कि इस एग्जाम्पल से याद रखिए, हाँ चर का मान जो होता है वो बदलता रहता है। और अचर क्या होता है, ये एक बार कट गया तो फिर ये नहीं, जैसे बड़े पौधे एक बार कट गए फिर दोबारा नहीं होते हैं, वो इस टाइप से। वो एग्जाम्पल ये इसको डेफिनेशन से इसको नहीं लेना देना है। ठीक है, ये बस आपको दिमाग में याद रखने के लिए कि भाई मतलब याद आ जाए। चर का मतलब, अब देखिए हम यहाँ गणितीय भाषा में पढ़ते हैं, चर का मतलब जिसका मान हमेशा बदल सके, जिसका मान कुछ होता ही नहीं हो, कोई निश्चित ना हो वो से। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, अगर हम हिंदी में कहें तो हम हिंदी में कोई भी ऐसी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, कोई भी हम नॉन न्यूमेरिक वैल्यू मतलब जो संख्या नहीं होती है उनको हम मान लेते हैं। जैसे क से लेके य तक की चीज़ें, या फिर अ से लेके अ तक, ये सब क्या है। और अंग्रेजी में अगर आएंगे तो ए से लेके, ए माइनस नहीं है ये से है, ठीक है, ए से लेके जेड तक। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ 2 लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए टू जेड मतलब अब ये स्मॉल कैपिटल ये दोनों सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है, इस तरीके के हम चीज़ों को अगर हम मान के चलते हैं तो संख्याएं, तो हम बोलते हैं ये है चर। ठीक है, क्योंकि इनका कोई मान नहीं होता है। ठीक है, और अचर क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलता है, मतलब संख्या वाली संख्या, मतलब ऐसी चीज़ संख्या होती है। तो संख्याएं क्या है, 5 है, 10 है। अरे 10 5 क्या, सीधा लीजिए ना, 0 से लेके कहाँ तक, इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, अंत मतलब ये सभी संख्याएं, सभी संख्या, ये मार्क थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, अभी नया ना है, पता नहीं कैसा है। ठीक है, अचर का मतलब समझ में आ गया। अचर का मतलब संख्याएं, गिनतियां, जितनी भी गिनती है वो सारे अचर होते हैं। ठीक है, उनका मान नहीं बदलता है। अगर आप कहेंगे 5 बराबर 6, सही है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 5 होता है, 6 6 होता है। लेकिन अगर हम यही चीज क बराबर 6 लिखें तो ये भी सही है, अगर ए बराबर 10 लिखें तो ये भी सही है। क्यों, क्योंकि ये तो मान चर है ना, इसका तो कोई मान फिक्स है ही नहीं। तो इसमें आप जो भी वैल्यू असाइन करें, अभी आप यहाँ का बराबर 6 लिख रहे हैं, फिर बाद में आप का बराबर 10 लिखिए, का बराबर 15 लिखिए, जितनी मान रखेंगे, जिस समय जो मान रखेंगे वही मान उसमें हो जाएगी। ठीक है, अब ये जरूरी थोड़ी है। अब यहाँ फिर हमने आगे लिख दिया का बराबर 10, तो ये का मान क्या हो गया, 10 हो गया। अब ये नीचे ये का, ये सब चीज जो क्या है, ये सब ये चर की एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये क्या है, ये अचर है, जितने भी गिनती है, ये 5 और 6। तो अभी इक्वेशन में भी देखेंगे कौन चर कौन अचर है। तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको चर और अचर का। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीजें। अब आती है एक सजातीय और विजातीय, लाइक और अनलाइक टर्म। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, 5x। अब इसमें बताइए 5x जो है, यहाँ पर चर और अचर कौन है। देखिए x जो है ये क्या है, चर है, 5 क्या है, अचर है। समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसी के इक्वेशन की बात करूं तो बराबर 10। अब यहाँ पर देखिए x का मान जो है, ये समीकरण सही है, समीकरण है ये, लेकिन ये सत्यापित तब होगा जब हमें x का मान पता होगा। अभी तो मैं नहीं कह सकता भाई ये 5x बराबर 10 सही है कि गलत है, लेकिन अगर जब हमें x का मान मालूम चल जाएगा तब हमको मालूम चल जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी इसी चैप्टर में यही सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो x बराबर, ये गुणे में है तो चला जाएगा बट्टे में, ये हो जाएगा x बराबर 2। यहाँ x बराबर 2 अगर आता है तो अगर हम x बराबर 2 आएगा, अब ये x, देखिए एक स्टेप सॉल्व ही कर देता हूँ, फिर x बराबर हो जाएगा 10/5।
ठीक है, ये घोड़े में है तो नीचे बैठे हुए देते हैं, आप सत्यापित कर दीजिए, 5 घोड़े तो बराबर, बस ठीक है, बस बराबर। इस तरीके की चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, अगला एक टर्म आया था समान और असमान पद का। देखिए, समान पद वो होता है जो चर संख्याओं का, संख्या नहीं, चर का सेम हो, जैसे x 5x + 2x। ये कौन से टर्म है? ये सजातीय है, समान टर्म है, ठीक। 2x + 5y असमान है, लाइक अनलाइक है, सजाती है, ये विजाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, तो ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, संख्या से कोई मतलब नहीं है। ये चलिए 2 लिखा था, मैं 4 लिख देता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं थी, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो ये 2x हो जाएगा, हमारा 4x, 2x बराबर हो जाएगा 6x। लेकिन इसका मान क्या आएगा? यही आएगा, क्योंकि ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये असमान पद है। तो समझ में आ गया? समान पद, समान पद जिसमें चर समान होते हैं, ठीक है, वो हम बोलते हैं समान पद। जिसमें चर असमान है, देखिए x है, इसमें y है, अगर y होता तो ये भी समान हो जाता, ठीक है। ऐसी चीजों को अभी हम और आगे देखेंगे। पहचान तथा समान पदों को परस्पर जोड़ने की विद्या से अवगत ये तो हो ही चुके हैं, चैप्टर 6 में ही मैंने बता दिया, ठीक है, यहाँ मैंने क्लियर कर दिया। और कोई चीज ऐसी जो है, चलिए इसमें एक एग्जांपल है, व्यवहारिक प्रश्न है, या पढ़ लीजिएगा इसमें। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है भूमिका में, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ें हैं। मैं पूरा पढ़ के टाइम ज़्यादा जाएगा इसमें, लेकिन इसमें है कुछ नहीं, जो कि है वो भैया अभी आगे हो जाएगा। अब आते हैं गणितीय कथन का अर्थ पढ़ना, ठीक है। चलिए पहले हम टॉपिक देखते हैं, गणितीय कथन होता क्या है। सबसे पहला आता है गणितीय कथन। ठीक है, आपकी किताबों के अनुसार गणितीय कथन का मतलब ये दैनिक जीवन के वार्तालाप में कई प्रकार के वाक्य आप बोलते होंगे। जैसे किताब में दिया, जैसे आज रात में वर्षा होगी, क्या ये सही है या गलत है? आज रात में वर्षा होगी, ये तो श्योर नहीं है ना, हो सकता है बादल आए चला जाए, बारिश हो ही नहीं, जैसे कि आजकल हमेशा हो रहा है मेरे यहाँ। आज के मैच में भारत जीतेगा, भाई ये मैच तो जब होगा तब पता चलेगा ना, अभी तो हुआ नहीं है। दिल्ली की राजधानी, दिल्ली भारत की राजधानी है, ये सही है, ठीक है, ये श्योरिटी है। देखिए संख्या 6 संख्या 10 से बड़ी है, 6 10 से बड़ी है, देखिए दोनों में श्योरिटी है। यहाँ पर 5 3 से छोटा है। अब चलिए इन तीनों पांचों सब वाक्यों को हम देखते हैं, कौन सही है कौन गलत है, जिसका हम अनुमान लगा सकते हैं। देखिए आज रात में वर्षा होगी, ये श्योर नहीं है। हम ये इक्वेशन क्या है हमारा, ना तो सही है और ना तो गलत है। हम इसे सही भी नहीं कह सकते और गलत भी नहीं कह सकते। आज के मैच में भारत जीतेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, मतलब सत्य असत्य होने का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँ, क्योंकि ये भविष्य पर है और उस सिचुएशन पर है। दिल्ली भारत की राजधानी है, ये देखिए सही है, क्योंकि ये श्योरिटी है, ये एग्जिस्ट कर रही है ये चीज, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सही है। संख्या 6 संख्या 10 से बड़ी है, ये भी श्योर हो रही है ना, बड़ी है, सत्य है क्या सत्य है, ये असत्य है। देखिए यहाँ पर हमें 2 आंसर मिल रहा है, सत्य असत्य। जिस प्रश्न में, जिस वाक्य में अगर हमें यह दोनों डाउटफुल होते हैं, जिसे तीसरा हम मान लेते हैं पता नहीं, ठीक है। अब अगर इसमें हमें अगर मिल रहा है पता नहीं, तो पता नहीं का मतलब होता है कि वह कथन नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, कथन नहीं है। जिसमें है या नहीं है, सत्य है असत्य है, अगर ऐसी चीजें आ रही हैं तो हम उसको बोलते हैं कथन,
ठीक है, यही चीजें यहाँ पर है। इस वाक्यों में प्रथम द्वितीय वाक्य सत्य असत्य होने की बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती, जबकि वाक्य जो अभी मैंने 3, 4, 5 पढ़ा, दिल्ली राजधानी और संख्या 6 10 से बड़ी है, 5 3 से छोटा है, ये सब क्या है, ये सत्य असत्य होना निश्चित है। तो कथन हम किसे कहते हैं, जिन ऐसे वाक्य जिनका सत्य असत्य होना निश्चित हो, या तो सही हो या तो गलत हो, उसे हम कहते हैं कथन। ठीक है, चलिए एक और यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसे वाक्य जिनका सत्य असत्य होना सुनिश्चित हो, या कथन कहलाता है। ठीक है, देखिए ये नीचे लिखा भी है यहाँ पर बड़े अक्षरों में, ऐसे वाक्य जिनका सत्य असत्य होना सुनिश्चित हो, वो कथन कहलाता है। अब यहाँ देखिए 6 एग्जाम्पल और दिए गए हैं। अब इन एग्जाम्पलों को अगर हम देखें, आपको किस तरीके से मैं समझाऊं इसको, चलिए दिखाई देता हूँ। गणितीय कथन, ये समझ में आ गया। गणितीय कथन का मतलब लिख देता हूँ, ऐसे वाक्य, कैसे है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे वाक्य जिनका सत्य या असत्य होना निश्चित है, ठीक है, सत्य असत्य होना निश्चित हो, या सुनिश्चित भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए, सुनिश्चित ज्यादा शब्द अच्छा लगेगा, सुनिश्चित हो, उसे कथन कहते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं। अभी मैंने जो व्यवहारिक क्वेश्चन देखा वो ठीक है, और मैं यहाँ 3 एग्जांपल लेता हूँ। पहला लेता हूँ 6 + 5 = 11, और एक लेता हूँ 6 × 4, और एक और ले लेता हूँ x + 2 = 3। चलिए ये 3 इक्वेशन हमारे पास है, तो तीनों को बताइए कौन सत्य है कौन असत्य है। 6 × 5 = 11, ये क्या है, सत्य है। 6 4 से बड़ा है, सत्य है। x + 2 = 3, सही है, गलत है, क्या है, सुनिश्चित ही नहीं है, यहाँ पर कोई निश्चित है ही नहीं यहाँ पर ये। ठीक है, किसके निर्भर है, x के मान पर निर्भर है। अब x का मान जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम इसको नहीं कह सकते कि भाई ये सत्य है कि असत्य है। ठीक है, जब तक हमें x का मान नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे कथन है, ये कथन नहीं है। तीसरा जो है ये कथन नहीं है। ठीक है, ये हो गया कथन, यही दोनों कथन है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप इसमें भी डेफिनेशन में अगर कोई ऐसी डाउट हो रही है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देखिए ये लाइव सेशन तो क्लास नहीं है, लेकिन लाइव अब मैं हमेशा रहता हूँ। अब व्हाट्सएप जितना देखते हैं मैं उतना इसको देखता हूँ, इसके यूट्यूब के नोटिफिकेशन देखता हूँ। जिस तरीके से आप व्हाट्सएप के मैसेज हमेशा देखते रहते हैं, वैसे मैं इसका नोटिफिकेशन मैं हमेशा हर 10 मिनट पे देखता रहता हूँ। आप कुछ भी कमेंट करेंगे, कुछ भी पूछेंगे, वो तुरंत मुझे दिख जाएगा, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, कोई भी कहीं भी अगर डाउट है या फिर अगर आपको ऐसे कोई चीज़ें अगर आवाज़ भी नहीं आई, कोई अगर सजेशन भी हो तो वो भी आप हमको बताइए। ठीक है, अब आते हैं समीकरण क्या है। ठीक है, चलिए समीकरण के बारे में अब देखते हैं क्या होता है। अभी हमने क्या देखा, गणितीय कथन। कथन है भाई, थोड़ा सा अजीब सा बन गया था ये। ठीक है, ये कथन है। ठीक है, ये कथन था। और अब अगला है समीकरण, देखते हैं। दूसरा है समीकरण। समीकरण क्या होता है?
समीकरण जब हम सॉल्व करते हैं या लिखते हैं, यहाँ पर देखिए ये 11.3 है। चैप्टर 6 में ये भी हमने पढ़ चुका है। वहाँ पर हमने वी और एम से देखिए मैंने तीलियाँ बनाई थी, वही एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि ध्यान दीजिए ये तीलियाँ बनाने में हमको कितना तीलियाँ लगती हैं। एक एग्जांपल देख ही लेते हैं। जैसे देखिए ये वी है और एक यम है, इसको हमें बनाना है। एक वी है तो माचिस की तीलियों से हमको इसको बनाना है, तो बताइए इसमें कितनी तीलियाँ लगेंगी। तो इसमें देखिए एक तीली ऐसे लगेगी और दूसरी तीली ऐसे लगेगी, ठीक है। तो टोटल तीलियाँ 2 बन जाएंगी। और इसमें कितना लगेगा, 1 2 3 4, ठीक। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये 4 तीलियाँ हैं। मैं तीलियों की तरह बना देता हूँ, ठीक है। ये 4 तीलियाँ हैं। तो देखिए ये हुई हैं 4 तीलियाँ। अब यहाँ पूछा जा रहा है अगर एक अक्षर बनाने में, भी बनाने में 2 तीली लगती है तो 10 बनाने में कितने लगेंगे। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर हमारा होता है, इसको हम लिखते हैं कथनी के रूप में E2 और x, और ये हो जाएगा 4x, ठीक है। और x क्या है, संख्या। ये जो क्या लिखूँ इसको, ये संख्याएं हैं, या यक्स न लिख के यन लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये यन है। यन का मतलब हो गया नंबर ऑफ वी, कितनी वी बनानी है। 5 अगर बनानी है तो 5 दूनी 10, और इसमें अगर 5 बनाना है तो 5 तो 20 तीलियाँ लगेंगी। ये हमारे हैं इक्वेशन टाइप। अभी ये एग्जाम्पल है ऐसे नॉर्मल। आइए आगे देखते हैं। यही तीलियों का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है पूरा। अब इसको देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप बताइएगा इसमें, ठीक है। समीकरण कथन, चलिए क्या लगूँ इसमें, समीकरण कथन को बदलिए। देख सकता हूँ, चलिए आगे देखते हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं समीकरण में, थोड़ा सा कुछ लाइव एग्जांपल देख लेता हूँ, ठीक है। समीकरण का अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, समीकरण कहते किसे हैं, देखिए सबसे आसान है याद करने का समीकरण को। यहाँ पर दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। समीकरण वही समीकरण होता है, इक्वेशन जो भी कथन होगा आपका, जब आपका दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें 5 + 6 बराबर 6 5 11, ये एक समीकरण है, ठीक है। देखिए ये क्या है, यहाँ पर 6 5 11 और ये भी 11 है, दोनों तरफ के मान जो है वो 11 है। अगर ये 5x + 3 बराबर 10 अगर इस तरीके का दिया गया है तो इस समीकरण को थोड़ा सा और सरल कर देता हूँ। 15 10 13, चलिए 18 कर दिया। तो अब यहाँ बताइए ये समीकरण है, बिल्कुल ये समीकरण है, लेकिन यहाँ आप देखिए मान जो किस पर डिपेंड है, x पर, ठीक है। ये समीकरण किस पर डिपेंड है, x पर, इसकी सत्यता। तो अतः जो x का मान होगा वही समीकरण का हल होगा, ठीक है। ये समीकरण है। अब अगर हम कहें तो जैसे एग्जाम्पल में, आपकी एग्जाम्पल का क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल यहीं पर दिया गया है। देखिए ये जो होता है ये तो समानता सूचक वाला है, ठीक है। अभी मैं उसको बता देता हूँ, समानता सूचक कथन है ये, जो कि ये सत्य सत्य कन्फर्म है, ठीक है। और अगला अभी ये देखिए इस समीकरण की बात कर रहा हूँ मैं अभी।
अगर x का मान है, अगर मैं इसी तरीके से इक्वल के अलावा अगर कोई भी चीज आता है जैसे 6x माइनस 8 लेस देन 10, अगर ये लेस देन ग्रेटर देन इस तरीके की कोई भी चीज आती है तो ये समीकरण नहीं है। ये क्या है? ये समीकरण है, ठीक है। और ये सब क्या होंगे? ये समीकरण नहीं होंगे। 3x माइनस 5 बराबर 15, ये सब क्या है? ये समीकरण नहीं है, ठीक है। यहाँ पर समानता सूचक जो चिन्ह है ये अवश्य होना चाहिए। ये समीकरण उसी को बोलते हैं, और समीकरण में RHS LHS बराबर होता है, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर होता है, और जो इसमें चर पद होते हैं जैसे x है, इसी का मान ही उसका हल होता है, ठीक है। आगे मैं देखता हूँ कुछ चीजें हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। समीकरण दो एक टर्म आपको और मिले होंगे, एक होता है सर्वथा सत्य असत्य, सर्वथा सत्य असत्य। इसका मतलब होता है ऐसा समीकरण जो हमेशा या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, ठीक है। कथन जो सत्य या असत्य हो, ठीक है, जो सत्य या असत्य हो, वही डाउटफुल वाला नहीं होना चाहिए। और एक और टर्म आपको मिला होगा समानता सूचक, इसका एग्जांपल देख लीजिए। 6 इज ग्रेटर देन 5, क्या है? सत्य है। 2 + 3 बराबर 5, नहीं, 2 + 6 8 होगा, नहीं है बराबर 5 लिखा है, ये होगा असत्य, ठीक है। ये सर्वथा सत्य सत्य है। दूसरा है समानता सूचक, इसे हम बोलते हैं ऐसे समीकरण 6 + 5 बराबर 11। यहाँ देख रहे हैं इक्वल है ना, ये यहाँ पर इस चिन्ह देख रहे हैं, इक्वल यूज हुआ है। ऐसे शब्द जिसमें बराबर का चिन्ह प्रयोग किया गया हो, मैं इसको हटा देता हूँ, जिसमें बराबर का चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं समानता सूचक, ठीक है। कथन ये हो गया, कोई टॉपिक टर्म और नहीं छूट रहा है। अब आते हैं समीकरण को हल करने। एक और अब देखते हैं समीकरण कथनों में बदलने के लिए, ठीक है। अब हम समीकरण देखिए, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। समीकरण को हल करना हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, जो समीकरण अभी हल करना देखते हैं, फिर एक बार समीकरण कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। अभी देखिए हमारे पास समीकरण सिंपल दिया गया हुआ, जैसे एक एग्जांपल है आपका 3x + 7, 3x + 7 बराबर 28, ठीक है। हमको इसको हल करना है, x का मान निकालना है। अभी हल करने का मतलब यही होता है कि जो चर पद होता है उसका मान निकालना। हल करने का मतलब चर पद का मान निकालना, जिससे हम इस समीकरण को सत्यापित कर सकें कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। ठीक है, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है कि हम दोनों साइड RHS और LHS साइड दोनों सब एक उचित ऐसे संख्या का एडजस्टमेंट करते हैं जिससे हम कुछ संख्याओं को एलिमिनेट कर सकें, यहाँ से मतलब हटा सकें, जिससे हमें x का मान मिल सके। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3x है + 7 है, तो सबसे पहले हमारा ये होता है नियम कि सबसे पहले अगर हमें इस समीकरण को हल करना है तो हमें चर पद
अलग करना होता है, अचर पद अलग करना होता है। सबसे पहला स्टेप, पहले आपको दिमाग लगाना है जितने भी चर पद हैं वो इक्वल एक साइड हों और अचर पद इक्वल के बराबर के दूसरे साइड हों। ठीक है, पहला स्टेप याद रखिएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 7 घटा देते हैं। 7 घटाने पर तो 3x, देखिए ये जो हम करते हैं अगर दोनों पक्ष में करेंगे तो समीकरण के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 3x + 7 -7 28 -7, ये दोनों तरफ मैंने घटा दिया। अब चलिए इसको हल करते हैं। 3x प्लस, अगर ये दोनों घट जाएंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, सिर्फ 3x बराबर 28 में से 7 गया तो 21, ये हमारे पास बचा। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गए, ये हल हो गए। साथ में +7 है -7 है। ये देखिए चैप्टर स्टार्टिंग में मैंने इसको बताया हुआ है, चैप्टर लगभग 4 में होगा। ये बोर्ड मास का जो चैप्टर है, कौन सा है ये, पेज नंबर 48 पर इसके सारे जो है वो कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा। चैप्टर 3 में इस तरीके से जो चिन्हों का जोड़ घटाना गुणा भाग है वो बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है। ठीक है, 3x बराबर 21। अब हमें क्या करना है, हमको x का मान निकालना है। अब फिर देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करूं, मुझे यहाँ से देखिए हटाना क्या रखना क्या, ये हमें ध्यान होना चाहिए। हमें यहाँ से 3 हटाना है, हमें यहाँ से 7 हटाना था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से 3 हटाना है। तो दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर 3 से भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में भाग दिया, देखिए भाग देंगे तो 3 कट जाएगा और ये 3 से 30 आ जाएगा। x बराबर 7। यही जो x बराबर 7 हमको मिला, यही इस समीकरण का हल है। ठीक है, इस समीकरण का हल है यही x बराबर 7। चलिए अब इसको हम सत्यापित कर देते हैं। तो सत्यापित करने का मतलब, सत्यापन करते हैं, ये समीकरण x की जगह पर रख देते हैं। 3 × 7, x का मान 7 है तो मैंने 3 × 3x है, 3 × 7 रख दिया, +7 बराबर 28। तो ये हो जाएगा 3 से 21 +7 बराबर 28, 28 बराबर 28। ठीक है, ये दोनों समीकरण हमारे बराबर हो गए, ये सारे अच्छे से दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ये दाहिना साइड है, ये बायां साइड है, तो बायां साइड बराबर दायां साइड, ये हमारे समीकरण सही है। इसी को बोलते हैं सत्यापन। ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल लिया सिंपल, और इसी तरीके से सारे सवाल हल होते हैं। ठीक है, मैंने विलोपन विधि लिया। अब एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, अगर आप एकेडमिक या रिटन एग्जाम दे रहे हैं तो ये वाला मेथड अपनाइए, क्योंकि इसमें स्टेप देखिए कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इसमें स्टेप कुछ ज़्यादा होता है तो नंबर जो होते हैं वो मिल जाते हैं अच्छे खासे। और अगर लिखा हुआ विलोपन विधि तो आप विलोपन लगाइए। अगर एक होता है पंचांतर विधि, पंचांतर विधि में इतने स्टेप नहीं होते हैं, वो वनडे एग्जाम के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिमाग में ज़्यादा कैलकुलेशन रखनी होती है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अभी ये मैंने विलोपन विधि बताया। अगर इसमें कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जहाँ भी नहीं समझ आया बताइएगा, मैं आपको कमेंट में ही समझा दूँगा कौन क्या कैसे हुआ है। ठीक है, लेकिन देखिएगा इसको अच्छे से। ये हो जाए एक एग्जाम्पल, और भी देखिए आपके बुक में एग्जाम्पल है, आप ये सवाल लगाइए इसको, मैं आपको यहाँ होमवर्क देता हूँ, और इसमें मुझे x का मान बताइए आप। ठीक है, x + 7 बराबर 12 और 5x बराबर 20 और m/3 -5 बराबर, ये 3 सवाल हैं। ठीक है, आप इन तीनों को लगाइए और मुझे इसमें चर पद जो है यक्ष यम है, इन तीनों का मान हमको आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि ये भी मुझे पता चल जाए कि आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट है आपका, ये चीज़ें हैं। ठीक है,
अब चलिए आगे सत्यापित भी हो गई, जांच हो गई। एक और चीज़ मैं क्या दिमाग में सोचा था आपको बताने के लिए, हाँ इसी सवाल को मैं अभी विलोपन विधि से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो विलोपन विधि से मैं इसी को सॉल्व करूँ या किसी और को लूँ, कोई और समीकरण। चलिए ये आप सॉल्व करके बताइएगा, मैं इसी को सॉल्व करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि मेरा थ्योरी क्लास होता है ना, और मैं चाहता हूँ ताकि पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाए, इस वजह से मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। बिल्कुल ट्यूशन की तरह ट्यूटोरियल्स नहीं होता है कि भाई 10 मिनट में पूरा कैलकुलेशन कर देना। ठीक है, तो मैं फास्ट नहीं पढ़ा पाता, पढ़ाने को पढ़ा दूंगा लेकिन फिर समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। ठीक है, लंबा हो जाए वो, लेकिन आप बोरिंग मत होइएगा। अब देखिए इसमें 3x + 7 = 28। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, विलोपन विधि था, अब ये पंचांतर दो। ठीक है, पंचांतर का मतलब क्या होता है, हमें इसमें भी वही चीज़ करना होता है, चर पद अलग करना है, अचर पद अलग करना है। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, चर बराबर अचर। पहले तो इसको करना है, एक तरफ चर एक तरफ अचर। ठीक है, और सही नियम यही है कि चर पहले रखिए क्योंकि चर का मान निकालना होता है। ठीक है, अब इसमें सेट देखिए, दोनों तरफ दोनों है, तो हम क्या करते हैं, पहले पंचांतर करते हैं। और पंचांतर मैंने आपको बताया था तीसरा चैप्टर, और थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। पंचांतर करने का मतलब देखिए यहाँ पर है, कौन सी चीज़ को पहले मुझे पंचांतर करना है, ये देखिएगा ध्यान से। हमें चर पद इधर रखना है, चर पद ये है, बस यही एक ही है क्योंकि ये एक चर में है अभी। तो यहाँ आसान है चीज़ें, कक्षा 7 में जाएंगे तो आपको 2 चर मिलेंगे। ठीक है, 2 चर 3 चर बहुपद फिर मिलेंगे, तो वो कैलकुलेशन वो भी इसी तरीके से होते हैं। तो आपके तब वहाँ आंसर 2 चर पर आंसर आएंगे। ठीक है, देखिए 3x + 7, तो हमें हटाना किसको है, इसको, तो 3x इधर ही रखेंगे और बराबर 28, और इसको उस तरफ कर देंगे। तो देखिए, जब ये चीज़ें याद रखिएगा, जब प्लस है पंचांतर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये मैं कहीं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये नियम है, ये बहुत याद रखिएगा। पंचांतर चिन्ह देखिए, ये मैं उसके लिए लिख रहा हूँ जो बराबर में जाने के बाद होगा। अगर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, कि कैसे आपको समझ में आए मैं वो लिख रहा हूँ। अगर ये बराबर लिखूँ तो सही नहीं लगेगा क्योंकि ठीक है, ये x है, अगर प्लस है बराबर के दूसरी साइड जब जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और गुणा है तो ये हो जाता है भाग, और भाग होता है तो गुणा हो जाता है। ये याद रखिएगा, ये मैंने इक्वल नहीं लगाऊंगा क्योंकि इक्वल लगाऊंगा तो उसका अलग सेंस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सिमिलरिटी पे लगाता हूँ। ये क्या है, पंचांतर चिन्ह विधि है ये, बस ये याद रखिएगा, ये बराबर के दूसरी साइड ले जाने का ये चिन्ह मैंने लिखा है। ये LHS से RHS साइड जाने का, देखिए जैसे यहाँ 7 था तो बराबर के दूसरी साइड आया तो प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस करता, अगर यहाँ गुणा है तो ये यहाँ भाग घटे में आ जाएगा, अगर भाग है तो ये गुणे में आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा बारिश हो रही है ना, इस वजह से आवाज़ और स्लो हो जाएगी। तो बारिश से अगर आवाज़ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है देख लीजिए, फिर आवाज़ जा रही होगी, थोड़ा सा हेडफोन वगैरह लगा लें क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है बाहर ना, तो इस वजह से अंदर बहुत शोर हो रहा है और टीने वगैरह भी हैं बाहर थोड़े से। तो अभी ये आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब देखिए क्या करना है। 3x बराबर 28 में 7 गया 21। ठीक है, अब यहाँ मैंने एक स्टेप देखिए, मैंने यहाँ सीधा सीधा कम हो गया जो मैंने दोनों तरफ माइनस किया था। अब देखिए
हमें यक्स का मान निकालना है। अब देखिए गुणे में क्या है, 3 है, गुणे में 3 है। अब मुझे चाहिए सिर्फ यक्स, तो हम क्या लिखेंगे, यक्स बराबर 21। अब 3 का हो गया नियम, देखिए गुणा है ना, क्या करूँगा भाग में, x बराबर 7। यही आंसर मिला था मुझे पहले भी। देखिए ये समझाने के तौर पर ये सिर्फ कितने स्टेप आए, इतने स्टेप में ये सॉल्व हो गया, तो यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप मैसेज लिखते जाएं तो वो भी सही होता है। अच्छा है, ये देखिए शॉर्टकट, ये फटाफट हमको लगा। और सेम आंसर इसमें भी वही आएगा, जांच कर देता हूँ। 3 गुणे 7, जब वही चीज़ है तो वही आएगा बराबर 28 बराबर 21। ठीक है, मैंने दोनों विधि आपको दिखा दिया, पंचांतर विधि, और ये इम्पोर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखिएगा। अगर ये नियम फॉलो नहीं करेंगे तो पंचांतर कभी आएगा ही नहीं आंसर। चिन्ह का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, और विलोपन में तो चिन्ह का कोई नहीं होता है, तो दोनों तरफ जो करना है वो दोनों तरफ करिए। ठीक है, लेकिन उसमें भी प्लस माइनस वाला जो बुरा भाग है वो देख लीजिएगा। चैप्टर 3 में भी क्लियर है और यहाँ पर भी क्लियर ही है। ये चिन्हों के जोड़ घटाने हैं, ये होते तो बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत टिपिकली होते हैं। अगर थोड़ी सी भी लॉजिक मिस करेंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी। अब देखिए, अब हमारे पास आता है बाकी, अब जितने भी सवाल हैं इसमें आप सॉल्व करिए इसको, और मैं कुछ क्वेश्चन और आपको दे देता हूँ। ठीक है, अभी जो मैंने आपको सवाल दिया था दोनों, वही सवाल आप पंचांतर विधि से भी लगा कर देखिए। ठीक है, अब मैं समीकरण बनाना बताता हूँ आपको। व्यावहारिक प्रश्न सही लिखा होगा, तो व्यावहारिक। ठीक है, व्यावहारिक सही होगा। समीकरण कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक थ्योरी मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक व्यवहारिक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, राम ने श्याम को कुछ रुपए दिए, जिसका कुछ पता नहीं, तथा उनकी माँ ने भी श्याम को 5 रुपए दे दिया। ठीक है, दिया। अब उसके पास 50 रुपए हो गए, तो राम ने श्याम को कितना दिया था, हमें ये बताना है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक तो ये तरीका ऐसे है, अब दिमाग से सोचिए, बिना लगाए बताइए तो टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ अगर हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ हम इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन में क्या है कि सबसे पहले जिसका पता नहीं होता है उसको हम मानते हैं कि वेरिएबल, जैसे हम बोलते हैं चर। तो माना राम ने x रुपए दिए, ठीक, x रुपए दिया, तो इक्वेशन के अनुसार श्याम के पास कितना होगा, x हो गया। ठीक है भाई, राम ने x रुपया दिया, तो श्याम के पास क्या हो गया, x रुपया हो गया ना। अब अगला क्या होगा, उनकी माँ ने भी श्याम को 5 रुपया दे दिया, तो अब क्या करेंगे, माँ ने 5 रुपया दिया तो इसी में हम 5 और जोड़ दिए, तो माँ ने दिया, श्याम ने 5 रुपये दिए, तो उसके पास 50 रुपया हो गया टोटल। अब इसके पास कितना हो गया, 50 रुपया हो गया। ये हमारा बन गया समीकरण। श्याम के पास क्या है, x जो राम ने दिया था और 5 जो उसकी माँ ने दिया था, और इसके देने के बाद उसके पास बोला जा रहा है 50 रुपया हो गए हैं, तो 50 रुपया हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, पंचांतर विधि से इसको सॉल्व करिए। 5 से x बराबर 50 माइनस
5 x बराबर 45, यानी कि राम ने कितना दिया था श्याम को? 45 रुपया दिया था। ठीक, ये हमारे व्यवहारिक क्वेश्चन है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी जब हम लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल बताया समीकरण कैसे हम बनाते हैं। अभी ये 11B में इसके सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो आगे देखते हैं, कोई चीज़ छूटा तो नहीं? हाँ, एक छूटा। रेखीय समीकरण क्या होता है? ठीक है, अब रेखीय समीकरण देखते हैं। अब यहाँ पर हम समीकरण की बात करते हैं। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है? जब किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम बोलते हैं रेखीय समीकरण। और एक चर होना भी जरूरी है। RHS चाहे LHS में एक चर होना जरूरी है। अगर हम बात करें 5 + 6 = 11, तो ये हो जाता है हमारा गणितीय कथन। ठीक है, ये है गणितीय कथन है, समीकरण नहीं है, ये गणितीय कथन है हमारा। अब अगर मैं इसकी बात करूं कोई और मतलब एग्जाम्पल 6 + 6x -8 = 10, जैसे कि एग्जाम्पल ये जो है, देखिए अब यहाँ देख रहे हैं चर पद 1 है, अधिकतम घात इसकी 1 है, ये हमारा होता है समीकरण। अब रेखीय समीकरण की बात करते हैं। ठीक है, ये गणितीय कथन हो गया क्योंकि इसमें देखिए चर पद कहीं नहीं है, ये गणितीय कथन है हमारा। और समीकरण की बात करूं तो समीकरण ये हुआ हमारा कि 6x - 8 = 10, ये हमारा समीकरण है। अब रेखीय समीकरण है कि नहीं? अब देखिए चर के पद, देखिए इसमें चर के पद देखिए ये है 6x, तो चर का अधिकतम घात कितना है? 1 है। ठीक है, अधिकतम घात अगर कुछ नहीं लिखा तो उसको 1 मानते हैं। ठीक है, ये 1 है, तो 1 है, तो ये समीकरण हमारा रेखीय समीकरण है। ठीक है, ये हमारा रेखीय समीकरण है। इसी तरीके से अगर हम 4x + 10 = 15 इस तरीके के अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये सारे इक्वेशन क्या होते हैं? हमारे रेखीय समीकरण हैं। और भी एग्जाम्पल है आपका x + 4 = 10। ठीक है, ये सब क्या है? रेखीय समीकरण है। ठीक, बस इतना याद रखिएगा, एक चर पद होना चाहिए, गणितीय कथन नहीं होना चाहिए वो। हाँ, अब ये देखिए रेखीय समीकरण तो हो गया, पता चल गया मुझे रेखीय समीकरण कैसे है। लेकिन रेखीय समीकरण को अब मुझे हल भी करना है। तो हल करने के लिए यहाँ तक वो विधि है, एक पता है हमारा रेखीय समीकरण त्रुटि और प्रयत्न विधि जो टेबुलर फॉर्मेट में है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। इक्वेशन है हमारा रेखीय समीकरण का x + 6 = 9। ये एक रेखीय समीकरण है। x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो इसमें क्या होता है? प्रयत्न त्रुटि का प्रयत्न में क्या होता है कि हम अपने से संख्याएं मान के चलते हैं और जो संख्याएं इसको हल कर देती हैं। अगर हम डायरेक्ट और पंचांतर विधि से हम अगर सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमको 9 - 6, x बराबर हमको मिलेगा कितना? 3। ठीक है, लेकिन त्रुटि की विधि से हम क्या करेंगे? हम पहले लिखते हैं x का मान, ठीक है, और फिर बायां पक्ष, फिर यहाँ लिखते हैं दायां पक्ष। ठीक है, ये एक टेबल बनाते हैं हम लोग। अब x का मान यहाँ हम लिखते जाएंगे। x बराबर, चाहे x बराबर लिखे, चाहे 1 2 3 लिखे, चाहे x मान तो पड़ेगी। अब x, और ये है हमारा x + 6। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें x बराबर हमने मान लिया 1। पहले अगर हम 0 मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 + 6 = 6 और बराबर 10। हमें लाना क्या था? दायां पक्ष 9 लाना है ना।
यहाँ पर क्या आएगा ये, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ये कुछ और ही है, अरे दूसरा, ठीक है ठीक है। अब यहाँ हम सॉल्व करते हैं। दाएं पक्ष कितना मिला हमको, 6 मिला, ठीक है। समीकरण अभी हमको संतुष्ट इसको करना है, x बराबर 1, 1 + 6 7, x बराबर 2, 2 + मिला 8। दायां पक्ष यही आएगा, इसको हल करेंगे। अब देखिए यहाँ हमको LHS और RHS को देखना होता है। यहाँ क्या है हमारा, 9 है। हमारा जो समीकरण है x + 6, दाएं पक्ष देखिए 9 है, ये हमको 9 मिल गया यहाँ पर, और ये समीकरण इसको फिक्स कर दीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे 3 + 6 बराबर 9। ये समीकरण हमारे सिद्ध कर रहा है। तो अभिष्ट सलूशन जो होगा x बराबर 3, यही है। बस इसे हीट एंड ट्रायल होता है। जब हमारा इक्वेशन यहाँ सॉल्व होना चाहिए, दाएं पक्ष ये आना चाहिए। दाएं पक्ष हमको भी इस तरह से मिल रहा है, जब हमको पूरा मिल गया, 9 मिल गया, 9 को लाना था, ठीक है। लेकिन आप एक चीज और कर सकते हैं, ये मैंने जो यहाँ हल करके लिखा हुआ है किताब में, आप यही 9 ही 9 लिख दीजिए, यही सही बेटर है, ठीक है। ये मेथड लेके जो आपको यहाँ दिया गया है, लास्ट को मैच कराने से अच्छी कि दाएं पक्ष में यहाँ पूरा लिख दिया जो 9 है। अब इससे हमने कंपेयर किया, जब हमको 9 9 मिल गया, ये 9 है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, दायां पक्ष जो है वो हमने पूरा यहाँ उतार दिया सभी में ऐसे ही। कोई और एग्जांपल, कोई नहीं है। रेखीय समीकरण हल करने की उपयुक्त विधि है, तराजू विधि है। आप इसको देखिए, एक और इसमें आपको समझा देता हूँ। ये रेखीय समीकरण को ठीक है, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा संख्या का, कोई नहीं, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। x का मान बायां पक्ष हमने 0 मान लिया, 0 + 7 बराबर 7, 15 आना चाहिए। x बराबर 0 1 लिया, सेम वही चीज चल रहा है। ये बायां पक्ष जो था, ये हमने बायां पक्ष लिखा, x बराबर 2 + 7। ये कुछ ज़्यादा मैंने ले लिया, एग्जाम्पल जैसा मैंने पीछे देखा था, मैंने 10 ले लेता हूँ, ठीक है। आपको ये मैंने समीकरण कर दिया। x + 2 7 बराबर 9, x बराबर 3 + 7 बराबर, देखिए जब ये हमको मैच कर जाए
तो हमको यहीं पर इसको रोक देना है। और x बराबर किस पर आया था, सेटिस्फाइड हुआ था 3, तो x बराबर 3। समीकरण का मान यहाँ सत्यापित कर दीजिए, जो कि सत्यापित यहाँ लग ही रहा है। तो इसमें अगर मान रखेंगे तो ये आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। सत्यापन भी इसी के साथ हो रहा है। ये चीजें यहाँ पर दायां पक्ष पूरा उतार दीजिएगा। और अब अगला चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल भी हैं। तो 11A टाइम कितना हो गया, देखिए इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उदाहरण 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 उदाहरण हैं। लगभग कुछ सवाल लगे हुए हैं पेज नंबर 222, 223 पर। आप इनको सॉल्व करिए। जो नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में बस क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और 11A को अब हम कल नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी तक इतना ही है चैप्टर में। अगर कुछ छूटा होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में उससे भी कवर कर दूंगा। कोशिश तो देखा हूँ कहीं छूटा तो नहीं है, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर शेयर करिए जिन्हें ज़रूरत हो ये, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।